केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी। आज से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया। प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता मोहन बाबू से शिष्टाचार भेंट। फिल्म की रिलीजिंग से पहले केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे सीएम धामी ने दी फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ली रोजगार गारंटी परिषद की बैठक। खाली पदों की नियुक्ति के लिए निर्देश। परिषद कामों की समीक्षा और योजनाओं पर हुई चर्चा। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा, केंद्र वित्तीय सहायता का लाभ हर जरूरतमंद को मिले। चार नवंबर को बंद होंगे श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट। तुंगनाथ भगवान डोली चोपता भनकुन गुफा होते हुए 7 नवंबर को शीतकालीन गद्दी मक्कू मठ पहुंचेगी। मुख्य कार्य अधिकारी विजय प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर बैठक ली। कई खेल एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस दौरान शामिल रहे। खेल मंत्री ने कहा कि ट्रायल के जरिए होगा खिलाड़ियों का चयन। 26 अक्टूबर से होगा पहला ट्रायल का आयोजन। सीएम धामी के सख्त आदेशों के बाद डीजीपी ने दिए निर्देश। भोजन सामग्री को दूषित करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे और सत्यापन के निर्देश। पुलिस एक्ट के 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी। दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। धामी सरकार दुग्ध उत्पादन को लेकर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, 2,60,000 लीटर दूध का लिमिट टच किया। किसानों को राहत के लिए दी गई भूसे पर सब्सिडी। टोल प्लाजा पर बारातियों ने टोल कर्मियों से की मारपीट। 2 कर्मचारी घायल, एक की हालत गंभीर। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। टोल प्लाजा के वीआईपी लाइन के बैरियर हटाकर जबरन वाहन निकालने पर हुआ हंगामा। हरिद्वार में भारत पेट्रोलियम टैंकर से तेल चोरी के रैकेट का पर्दाफाश। डीएम निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर ने दी छापेमारी के आदेश। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ड्राइवर। क्लीनर बीपीसीएल के 2 टैंकरों पर कर रहे थे तेल की चोरी। चिड़ियापुर में टैंकर से तेल चोरी की मिली थी शिकायत। त्योहार सीजन देखते हुए हरिद्वार रेलवे ने लिया 2 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय। एक ट्रेन हरिद्वार हावड़ा स्पेशल और दूसरी हरिद्वार से मुजफ्फरपुर के लिए चलाई जाएगी। देहरादून को नहीं मिल पाई अतिरिक्त ट्रेन। स्पेशल ट्रेन चलाने की उठी मांग। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारी को लंबी कतार लगी हुई है। प्रत्याशी चयन करना दोनों पार्टियों के लिए
इस वक्त चुनौती बनी नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा के साथ साथ कई सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई और केदारनाथ सीट उसमें से एक है जहां पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। हालांकि 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट और इसको लेकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से शुरू हो रही नामांकन की प्रक्रिया और ये प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट सामने आएगा। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ कई सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसमें से केदारनाथ सीट उनमें से एक है। यहाँ पर प्रत्याशी के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही है और अब इस पर चुनाव की घोषणा को लेकर ऐलान होने के बाद राजनीति पूरी तरीके से तेज है। हर कोई अपने पाले में जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कजान पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय रूस के दौरे पर आपको बता दें ब्रिटिश समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कजान में ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसी बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 दिवसीय रूस दौरे पर कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है जहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कजान पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर जोरदार स्वागत उनका हो रहा है। कजान में ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात करेंगे, कई विषयों पर चर्चा भी होगी, द्विपक्षीय बैठक भी है। तो ये बड़ी जानकारी और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 दिवसीय रूस के दौरे पर कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोरदार स्वागत वहां पर उनका किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और यहां पर राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कजान में ब्रिक्स नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 दिवसीय दौरे पर हैं और 2 दिवसीय रूस के दौरे पर कजान पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सीधी तस्वीरें, जब वो वहां पे पहुंचे तो उनका वहां पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर कजान में ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता एम.बी. नायडू यानी कि मोहन बाबू और उनके पुत्र विष्णु माचू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान अभिनेता और फिल्म निर्माता मोहन बाबू ने बताया है कि उनकी आने वाली फिल्म कन्नप्पा जल्द रिलीज होने वाली है और वो फिल्म रिलीज होने से पहले देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन की शुरुआत वो केदारनाथ से करने जा रहे हैं और इस दौरान उनके पुत्र तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्माता विष्णु मांचू ने कहा है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन करते हुए वो बाबा केदार और देवभूमि से आशीर्वाद लेंगे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देवभूमि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि हर कोई चाहता है कि किसी भी बड़े और पुनित कार्य करने से पूर्व देवभूमि के तीर्थों का आशीर्वाद ले, यहाँ आकर तीर्थ स्थल पर जाएं और माथा टेक के पूजा अर्चना करें। उन्होंने दोनों अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्म की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। और इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, महानिदेशक सूचना और लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी भी वहां पर मौजूद नजर आए। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी फिल्म निर्माता मोहन बाबू से शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है।
दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता हैं मोहन बाबू और फिल्म की रिलीजिंग से पहले वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले हैं। केदारनाथ से उन्होंने दर्शन की शुरुआत की है और केदारनाथ में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अब तक परिषद के किए गए कामों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी की गई है। बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के खाली पदों की नियुक्ति की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। मेरी गांव मेरी सड़क योजना के लिए मानक निर्धारित करें और जिससे हर ब्लॉकों को सड़कों की निश्चित संख्या मिल सके। मंत्री ने योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी तेजी से लागू करने का आदेश दिया और कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को हर संभव वित्तीय सहायता मिल रही है जिसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने का दायित्व तो अधिकारियों का है। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र से मिली वित्तीय सहायता का सही उपयोग हो ताकि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। बैठक में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम, हरेला और अमृत सरोवर योजना पर खास जोर देते हुए कहा कि अधिकारी इन योजनाओं के तहत लगाए गए वृक्षों को पूरी जानकारी मॉनिटरिंग समय पर उपलब्ध कराए। साथ ही अमृत सरोवर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सरोवर के किनारों पर वृक्षारोपण और सब्जी उत्पादन को रोजगार का माध्यम बनाने पर बल दिया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि अमृत सरोवर योजना प्रधानमंत्री का एक खास प्रोजेक्ट है जिससे न केवल पेयजल की समस्या हल होगी बल्कि सरोवरों के किनारों पर वृक्षारोपण और कृषि कार्यों में से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि यह योजना सुचारू रूप से लागू हो और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निश्चित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर को बंद होंगे श्री तुंगनाथ मंदिर कपाट। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 4 नवंबर को बंद होंगे श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट। तुंगनाथ भगवान डोली कई पड़ावों को पार करेगी। आपको बता दें कि चोपता भनकुन गुफा होते हुए मक्कू मठ पहुंचेगी ये डोली और 7 नवंबर शीतकालीन गद्दी मक्कू मठ पहुंचेगी डोली। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। आपको बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद रुद्रप्रयाग में 5 केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आने वाले 4 नवंबर को पूर्व परंपरा के अनुसार बंद कर दिए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि भगवान श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए 4 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही श्री तुंगनाथ की उत्सव डोली यात्रा 4 नवंबर को रात विश्राम के लिए चोपता पहुंचेगी, जबकि 5 नवंबर को चोपता से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए भनकुन गुफा पहुंचेगी और 6 नवंबर को उत्सव डोली भनकुन गुफा में ही अवस्थान
करेगी। और आपको बता दें, जबकि 7 नवंबर को श्री तुंगनाथ की उत्सव डोली भनकुन गुफा से प्रस्थान कर अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मक्कू मठ मंदिर में पहुंचेगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और कई खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक की है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया जाएगा। 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित होगा, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में पदक विजेता खिलाड़ियों को 2 गुना नगद इनाम राशि दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है और अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा और वो कैंप जो है उन बच्चों का रहेगा जिन्होंने स्टेट गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं उन बच्चों के लिए जो है एक पहला कैंप 26 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम के सख्त आदेशों के बाद डीजीपी ने दिए निर्देश। आपको जानकारी दे दें कि भोजन सामग्री को दूषित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेस्टोरेंट ढाबा में सीसीटीवी कैमरे और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस एक्ट के 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाने को दूषित किए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पिछले दिनों खाने पीने के सामान को दूषित करने के कई मामले सामने आए हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देश देने के बाद अब पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं और इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी होटल या रेस्टोरेंट में कोई कुक या वेटर खाने को दूषित करता पाया गया तो ये धार्मिक भावनाओं पर एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे कृत्य पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। तो इसको देखते हुए हमने पुलिस एक्ट और हमारा जो नई जो भारतीय न्याय संहिता जो इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुई है, इसमें जो भी सुसंगत प्रावधान थे उनके तहत हमने 8 बिंदुओं पे दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसकी अब हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं बस आपके चैनल्स के माध्यम से भी आपके सभी दर्शकों को, विशेष रूप से सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के मालिकों को ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान दें और ये सीधे सीधे हमारे आने वाले, यहाँ पे पधारने वाले सभी लोगों की आस्था और उनकी हाइजीन और उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021 से 22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय जो उत्तराखंड का आंचल दूध है इसको लेकर काफ़ी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में है। उत्तराखंड ने 2,60,000 लीटर दूध का लिमिट टच किया है। पहले 2,05,000 से 2,10,000 के बीच में होता था। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि उनके समय में दूध की कीमत 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भूसे पर भी सब्सिडी की बात कही गई है और सब्सिडी दी भी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज के समय में आंचल कई प्रोडक्ट बना रहा है और जिससे सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जहां पर 2021-22 में आंचल का टर्नओवर 5 करोड़ प्रति वर्ष था, वही अब वो 2024 में बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। है कि हमने जो पहले 22 से पहले जो मत्स्य पालक काम करते थे उनको कमर्शियल बिजली दर का यूनिट देना पड़ता था, जो कि लगभग 5 रुपये 70 पैसा प्रति यूनिट था। लेकिन इस सरकार ने हमने उसको कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर दर पे लाए हैं, जिससे कि उनको लगभग 3.25 रुपये प्रति यूनिट उनका बचेगा। अब सारे मत्स्य पालकों को जो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिट्स में मिल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री विभाग जो हमारा लगभग 3% जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, बहुत अहम विभाग है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो या तराई क्षेत्र हो, उसमें एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ 3 नई योजनाओं को हमने लॉन्च किया उत्तराखंड में। गोल्ड वैली योजना जो एक बहुत ही हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। हमने सोचा था कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को हम गोल्ड वैली योजना से जोड़ पाएंगे तो उनको रोजगार भी उत्पन्न कर पाएंगे और अपने गांव में उनको रोजगार मिलेगा तो पलायन की समस्या भी कहीं ना कहीं कम होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोल प्लाजा पर बारातियों ने कर्मियों से मारपीट की है। मारपीट में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। वीआईपी लाइन के बैरियर हटाकर वाहन निकालने पर हंगामा हुआ है। बारातियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें, दुल्हे राजा के बारातियों ने टोल प्लाजा पर खूब उत्पात मचाया है, जिसके बाद बारातियों ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर डाली और जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई और पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि रुड़की में दूल्हे के साथ बारात में जा रहे बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया है। विरोध करने पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई है। वहीं मारपीट का पूरा वीडियो जो है वो टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस मारपीट की घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रुड़की गंगनहर कोतवाली के एक गांव से बारात भगवानपुर की तरफ जा रही थी। बारात में करीब 12 से अधिक कार बताई जा रही है, जिसमें करीब 100 लोगों का काफिला था। जैसे ही गाड़ियां करौंदी गांव के टोल प्लाजा पर पहुंची तो बारातियों ने टोल प्लाजा के वीआईपी लाइन को कैप्चर कर लिया और लेन बंद होने के चलते बैरियर हटाकर वाहन निकालना शुरू कर दिया, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया, जिस पर बारातियों ने जमकर हंगामा किया, उत्पात मचाया, साथ ही साथ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। 2 घायल कर्मचारियों में एक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने हायर सेंटर में उसे रेफर कर दिया है। भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी ने बताया है कि पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत पेट्रोलियम के टैंकर से तेल चोरी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। डीएम के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर मनीष सिंह ने छापेमारी करते हुए बीपीसीएल के 2 टैंकरों से तेल चोरी करते हुए ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा है। हरिद्वार के डीएम को ये पूरी जानकारी मिली। आपको बता दें कि नजीबाबाद हरिद्वार हाईवे पर चिड़ियापुर में टैंकर से तेल चोरी किए जाने की शिकायत मिली थी। डिप्टी कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि उनके छापेमारी के दौरान यहां करीब आधा दर्जन लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि ड्राइवर और क्लीनर के साथ साठ गांठ कर तेल चोरी करने का ये खेल लंबे समय से चल रहा था। तेल के टैंकर नजीबाबाद डिपो से लंढौर डिपो के लिए रोजाना रवाना होते थे। देखिए, किसी गोपनीय व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी गई कि ये लगातार पिछले कई वर्षों से और कई महीनों से यहाँ पे जो टैंकर आते हैं बीपीसीएल के या अन्य के, उनमें तेल चोरी किया जाता है। और उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया और जब मैंने देखा कि यहाँ पे देखिए 2 वाहन खड़े हैं, UP 12BT 3760 और दूसरा वाहन है UP 07CB 2274 कि 2 टैंकर रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी को भी बुलाया गया है। जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई है। अब फर्दर जो भी कार्रवाई है पूर्ति विभाग के द्वारा की जा रही है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर जंगली हाथी किसानों की फसलों को रौंद कर चले जाते हैं। हालांकि इसके मुआवजे के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। आपको जानकारी दे दें कि हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज का 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। वन विभाग की ओर से मार्च महीने तक के सभी मुआवजे दिए जाने का दावा किया गया है। किसान लगातार मुआवजे की धनराशि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों के फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने पर मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली के तहत मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे का भी डिवीज़न स्तर से जो हमारे यहाँ से प्रकरण गए थे पूरे डिवीज़न स्तर के, अभी 27 लाख का पेमेंट करा गया है किसानों का। अभी तक मार्च तक जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है सारा पेमेंट कर दिया गया। सबसे ज़्यादा इसमें जो मुआवजा जारी हुआ है वो खानपुर रेंज का 14 लाख का हुआ है और हरिद्वार का उसके बाद है 11,70,000 के लगभग, और बाकी चिड़ियापुर, लक्सर और श्यामपुर रेंज का है। मानक इसका शासन की तरफ से नियमावली है, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली, उसके तहत ये कंपनसेशन दिया जाता है। उसमें हर एक जो भी फसल होती है उसका पर एकड़ के हिसाब से रेट निर्धारित है। उसी के हिसाब से उसका नुकसान का जायजा हमारे सेक्शन अधिकारी द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।